गुड मॉर्निंग। आज हम 1857 ईस्वी के विप्लव के बारे में बात करेंगे। यूँ तो अंग्रेज जो है इनकी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण समय समय पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह होते रहे थे, लेकिन ये जो 1857 ईस्वी का विप्लव था ये अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सबसे व्यापक प्रतिरोध था, इसलिए इसे लोकप्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है। ये जो 1857 ईस्वी का जो विप्लव हुआ था इसके कई कारण रहे थे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले अगर बात की जाए राजनीतिक कारणों की तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं सबसे पहला कारण डलहौजी की गोद निषेध सिद्धांत। इससे भारतीय जनता जो है ये काफ़ी उत्तेजित हो उठी थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न भारतीय नरेश और राजवंशों को समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ राज्य जो थे उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया और उनके जो राज्य है उसको अपहरण कर लिया गया। अवध अंग्रेज़ों का सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र राज्य था, किंतु उसका भी अपहरण कर लिया गया। इससे भारतीय नरेश तो नाराज हुए ही, लेकिन अंग्रेज़ों के जो अनन्य भक्त थे वे भी अपने अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट करने लगे। नरेशों व राजवंशों की समाप्ति का प्रभाव उन पर आश्रित विभिन्न वर्गों पर भी पड़ा। इसी प्रकार से कर्नाटक और तंजौर के शासकों की जो उपाधियां और पेंशन थी वो बंद कर दी गई। झांसी के अपहरण से ये स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समक्ष शासकों के हित सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके अलावा अगर राजनीतिक कारणों में अन्य कारण की बात की जाए तो मुग़ल सम्राट के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी जनता क्रुद्ध हो उठी। मुग़ल सम्राट को नज़र देना व सम्मान प्रदर्शित करना बंद कर दिया तथा सिक्कों से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इस पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुग़ल सम्राट के उत्तराधिकारी के प्रश्न को खड़ा करके सम्राट और साम्राज्य की इच्छा के विरुद्ध उसके 8 जीवित पुत्रों में सबसे निकम्मे पुत्र मिर्जा कयास को युवराज घोषित कर दिया। मिर्जा कयास को अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया गया, जिसके अनुसार वह दिल्ली का लाल किला खाली कर देगा, स्वयं को बादशाह नहीं कहेगा तथा 1 लाख रुपए के स्थान पर 15,000 रुपये मासिक पेंशन स्वीकार करेगा। मुग़ल सम्राट के साथ किए गए इस व्यवहार से देश में असंतोष और विद्वेष का वातावरण उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक कारणों की बात करें तो भारतीयों की दृष्टि में अंग्रेज जो थे वो सैनिक दृष्टि से अजय समझे जाते थे, किंतु प्रथम अफ़गान युद्ध की घटना से भारतीयों के मन में ये बात जम गई कि यदि अफ़गान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से टक्कर ले सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं ले सकते। इसके अलावा इसी समय ये अफवाह भी फैली कि रूस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है। इससे भारतीय अधिक प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उनका विचार था कि जब अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे तब उनके विरुद्ध विद्रोह करने पर उन्हें सफलता मिल सकती है। इसके अलावा अन्य कारणों में ये जो परिस्थितियाँ थी इनमें भारतीय उत्साहित हो ही रहे थे कि किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि भारत में अंग्रेज़ों का राज्य 100 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी और अब 1857 ईस्वी में 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इससे क्रांति का उचित वातावरण तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त कई प्रशासनिक कारण जो हैं ये भी इस विप्लव के जिम्मेदार रहे थे। इन प्रशासनिक कारणों की अगर बात करें तो पहला, अंग्रेज़ों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदैव भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखा और उसने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया। हालांकि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसमें जाति और रंग भेद नीति समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा अवश्य की गई थी, किंतु इस एक्ट की ये धारा कभी कार्यान्वित ही नहीं की गई। दूसरा कारण, न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ समझे जाते थे तथा भारतीय जजों की अदालतों में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। तीसरा कारण, अंग्रेज़ों ने जो विधि प्रणाली लागू की वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी, जिसे वे ठीक से समझ भी नहीं पाते थे। इस न्याय प्रणाली में अत्यधिक धन और समय नष्ट हो जाता था और फिर भी अनिश्चितता बनी रहती थी। चौथा प्रशासनिक कारण,
भू राजस्व प्रणाली को नियमित करने के नाम पर जमींदारों के पट्टों की छानबीन करवाई गई तथा अनेक लोगों की ज़मीनें छीन ली गई। इस प्रकार कुलीन वर्ग को अपनी संपत्ति व आमदनी से हाथ धोना पड़ा। इससे कुलीन वर्ग क्रुद्ध हो गया। इसके अलावा अन्य कारण में किसानों की दशा सुधारने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व माहलवाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसान जो थे इनसे पहले की अपेक्षा दुगुना या इससे भी अधिक लगान लिया गया। अब बात की जाए सामाजिक कारणों की, तो उसके अंतर्गत अंग्रेज जो थे ये भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयासों का भारतीय सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों के खान पान में, कपड़े आदि पहनने में तथा उनकी आदतों में पाश्चात्य ढंग आ गया, जिससे भारतीय सामाजिक जीवन के मूल तत्व ही नष्ट हो गए थे। यद्यपि देश में समाज को सुधारने की नितांत आवश्यकता थी तथा जो सुधार किए गए वे भारतीयों के हित में थे, किंतु रूढ़िवादी भारतीयों के लिए अपनी परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप जो था वो उन्हें असहनीय था। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करके भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति व्यवहार जो था ये नितांत ही अपमानजनक था। भारतीय रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी में सफ़र नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा संचालित होटल और क्लबों की तख्तियों पर लिखा होता था कि कुत्ते और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों ने ये सामाजिक जो बहिष्कार था अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों का किया जा रहा था, इसने भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत अधिक रोष की भावना जो है ये पैदा कर दी। और अंग्रेज़ों ने सुधारों के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहन दिया जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के पूर्णतया विरुद्ध था। धार्मिक कारण जो है ये भी महत्वपूर्ण रहे थे। अंग्रेज़ों ने भारत को ईसाइयत के रंग में रंगने का प्रयास किया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। ईसाई धर्म प्रचारक जो थे बहुत ही उद्दंडी थे। वे खुले रूप से हिंदुओं के अवतारों तथा पैगंबरों को गालियां देते थे और उनकी निंदा करते थे। इसके अतिरिक्त सैनिक क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया गया। इस कार्य के लिए पादरी, लेफ्टिनेंट तथा मिशनरी कर्नल नियुक्त किए गए। इनका काम सेना में भारतीयों को ईसाई मानना मात्र था। भारतीय सिपाहियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर पदोन्नति दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर धार्मिक कारणों की और अधिक चर्चा की जाए तो सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी। मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। फलस्वरूप मिशनरी स्कूलों में पढ़े भारतीय विद्यार्थी भारतीय धर्म की खुली आलोचना करते थे। इससे भारतीयों में ये विश्वास फैलने लगा कि मिशनरी स्कूल भारतीयों को ईसाई बनाने के साधन हैं। अतः उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा पैदा हो गई। बेंटिंग ने तो ये नियम बना दिया था कि धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे लोग स्वेच्छा से ईसाई बनने लगे। जिन भारतीयों को कारावास की सज़ा होती थी वे जेल में अपने साथ जलपात्र ले जाते थे, क्योंकि वे किसी के छुए हुए जल को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने जलपात्र ले जाने पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अपना छुआ हुआ पानी पिलाकर ईसाई बना रहे हैं। और इसी संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई, जिससे कि प्रतिरोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। अब इसके और बात की जाए आर्थिक कारणों की। विप्लव जो था इसके शुरू होने के क्या कारण रहे, तो इसमें आर्थिक कारण जो था ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। अंग्रेज़ों ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया था उससे भी बढ़कर आर्थिक शोषण किया था। बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश प्रारंभ हो गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाने से तो ये आर्थिक शोषण और अधिक तीव्र हो उठा। मुक्त व्यापार की नीति से इंग्लैंड का निर्मित माल अधिकाधिक मात्रा में भारत के बाज़ारों में आने लगा, जिससे कि भारतीय उद्योग नष्ट होते चले गए और जो भारत का धन था वो इंग्लैंड जाने लगा। किसानों के कल्याण के नाम पर जो भूराजस्व के संबंध में अब तक जो प्रयोग किए गए थे उनमें ब्रिटिश जो थे इनका हित अधिक था। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी का भी किसानों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। उद्योग और व्यापार नष्ट होने से कारीगर बेकार हो गए और वे कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे, किंतु भूमि सीमित थी, इसलिए कृषि से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।
देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर देने से अनेक सैनिक बेकार हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों से सैनिक व असैनिक दोनों रुष्ट हो गए। इन बेरोजगारों ने घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया तथा लोकप्रिय प्रतिरोध के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से सैनिक कारण भी इसके लिए बहुत अधिक मात्रा देखा जाए तो बहुत अधिक सैनिक कारण भी इस विद्रोह के लिए बहुत बड़ा कारण रहा था। अंग्रेजों ने भारतीय सेना की सहायता से ही भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी, इसलिए कंपनी ने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को अपनी सेवा में रख लिया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा सेना में वेतन भत्ते और पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती रही और कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक जो है उच्च जाति के ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि थे। वे कट्टर रूढ़िवादी थे तथा धर्म के नाम पर अपने अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करना उनके लिए साधारण बात थी। अंग्रेजों ने सेना में पाश्चात्य नियम लागू करते हुए सैनिकों को माला पहनने और तिलक लगाने की मनाही कर दी। भारतीय सैनिक विदेश जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः भारतीय सैनिकों ने विदेश जाने से इनकार कर दिया। इस पर लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया और इसी प्रकार से एक अन्य घोषणा में ये कहा गया कि विदेशों में सेवा के लिए अयोग्य समझे गए सैनिकों को अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन नहीं मिलेगी। इन सब कारणों की वजह से इनमें विद्रोह की भावना जो है ये पैदा होती चली गई सैनिकों में। इसके अलावा तात्कालिक कारणों में अगर बात की जाए तो एनफील्ड राइफल जो था वो इसका तात्कालिक विद्रोह का तात्कालिक कारण रहा था। इसके आगे की चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।